नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। और आज है उसका लेक्चर नंबर 7। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 7 है। आज हम लोग कौन से टॉपिक कवर करेंगे गुरुजी? तो लास्ट में हमने देखा था भारत पाकिस्तान का संघर्ष। अब भारत पाकिस्तान का संघर्ष हम लोगों ने देख लिया। अब पाकिस्तान के अलावा जो बाकी दक्षिण एशिया के देश हैं उनके साथ भारत का किस प्रकार से संघर्ष और किस प्रकार का संबंध है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के संबंधों की, हम बात करेंगे भारत और नेपाल के संबंधों की, हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका, भारत और भूटान, भारत और मालदीव, इन सभी देशों के साथ जो भारत के किस प्रकार के संबंध है उन संबंधों की चर्चा करेंगे और फिर फाइनली में निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो आज हम लोगों को 5 देशों के साथ भारत के संबंधों की चर्चा करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की। देखिए, हम लोग दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं और दक्षिण एशिया की जब चर्चा करी जाती है, जब साउथ एशिया की बात करी जाती है तो 7 देशों का जिक्र करा जाता है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। इन 7 देशों से दक्षिण एशिया जो वर्ड है उसका प्रयोग करा जाता है। साउथ एशिया वर्ड का इस्तेमाल हमारी पॉलिटिक्स में, राजनीति में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूज करा जाता है। इस साउथ एशिया में अगर सबसे बड़ी कोई पावर है तो वो इंडिया है। ये बात 100% ट्रूली है। इन 7 देशों में अगर आप देखो तो किसी भी प्रकार से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से भारत एक बड़ी शक्ति है, बड़ी पावर है। और जब कोई बड़ी पावर होती है तो कहीं ना क्या है, जो छोटी पावर्स होती है उनके मन में एक थोड़ा सा भय होता है, एक चिंता का सा माहौल होता है कि साहब ये जो बड़ी पावर है वो हम पर क्या है, अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो बाकी जो 6 देश है भारत के अलावा, उन 6 के 6 देशों को ये लगता है कि दक्षिण एशिया में भारत एक बड़ी सुपर पावर है, एक बड़ी ताकतवर देश है और ये हम पर अपना डोमिन जमाना चाहते हैं, अपने अधीन हम लोगों को करना चाहते हैं। ऐसी सोच बाकी देशों की है और इसी सोच के कारण छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स है इन देशों के साथ भारत के रहते हैं। और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि भारत एक इस पूरे एरिया में एक बड़ी पावर है, सुपर पावर। इन 7 देशों में सबसे बड़ी अगर ताकत कोई है तो वो भारत है। परंतु भारत का कभी भी उद्देश्य किसी देश पे अत्याचार करना या उस पर आक्रमण करना या उसको दबाना नहीं रहा। हमेशा साथ लेकर करके विकास करने वाला भारत का उद्देश्य रहा है। परंतु फिर भी इन देशों की जो सोच है उस सोच के बारे में जानेंगे कि क्यों इन देशों का भारत के प्रति एक ऐसा व्यवहार है कि नहीं साहब भारत हम पे अटैक कर लेगा या भारत हम पे आक्रमण कर लेगा या भारत हम पे अपना दबाव बनाएगा। ये क्यों बातें हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। हमने इस पूरे दक्षिण एशिया में अगर सबसे ज्यादा नोकझोंक किसी के साथ है तो वो पाकिस्तान के साथ है। भारत और पाकिस्तान का संघर्ष बड़े विस्तार से और विस्तृत पूर्ण तरीके से हमने पूरा एक लेक्चर में समझा। अब आज जो बाकी 5 देश है उनके साथ भारत के कैसे संबंध है और कहां कहां संघर्ष और कहां कहां सहयोग है। देखिए, जब हम बात संबंध की करते हैं, जब हम बात रिश्तों की करते हैं, संबंध, अब संबंध में दोनों चीजें हैं बच्चों, संघर्ष भी है और सहयोग भी है। संघर्ष भी है और सहयोग भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो यहां पर इन देशों के साथ भारत का संघर्ष क्यों रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों रहा है और कहां कहां पर दोनों देशों ने सहयोग करा है वो भी हम लोग जानेंगे। शुरू करते हैं भारत और बांग्लादेश के साथ, इंडिया और बांग्लादेश। तो जैसे कि बांग्लादेश को जो आज़ादी दिलाई वो भारत ने दिलाई। एक बड़ी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो इंडिया ने बांग्लादेश की आज़ादी में निभाई। इसलिए मतलब बांग्लादेश के साथ तो हमारे संबंध ऑटोमेटिकली अच्छे होने हैं, क्योंकि भाई वो बांग्लादेश पे हमारा एक ऋण है कि साहब हमने आपको आज़ाद कराया, नहीं तो आप कभी भी पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद नहीं हो पाते। भारत ने पूर्ण रूप से पूर्वी पाकिस्तान की मदद करी और पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद करा करके एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण करा। परंतु फिर भी कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर के दोनों देशों के बीच में नोकझोंक है। आइए देखते हैं किन मामलों पर है और किन पर नहीं। भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। अब देखिए, भारत और उसके जो अन्य पड़ोसी देश हैं, अन्य पड़ोसी देशों में हम जो बाकी जो 5 पड़ोसी देश हैं उनकी बात चर्चा कर रहे हैं और उसमें जो अब भी चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, बांग्लादेश की कर रहे हैं। तो जैसे आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान में भी क्या था, जो सिंधु नदी का जल है उसको लेकर के थोड़ी सी नोकझोंक थी, थोड़ा सा तनाव था। तो यहां पर भी क्या है, जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो पहला अगर कोई विवाद है तो वो नदी के जल को लेकर करके
रखे हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में जा रही है, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि साहब नदी के जल को भारत रोकने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के जल को लेकर करके विवाद है, जैसा विवाद वहां पर सिंधु नदी को लेकर करके भारत और पाकिस्तान के बीच में था, और वहां पर 1960 में विश्व बैंक ने मध्यस्थता कर करके शांति स्थापित करी। यहां पर भी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर करके विवाद दोनों देशों के बीच में रहता है। ये भारत और बांग्लादेश यहां पर दर्शाया गया है। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध आप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लाम कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश के इनकार, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले शामिल हैं। देखिए, अब यहाँ पर भारत सरकार ने कुछ बांग्लादेश की सरकार पर आरोप लगाए। जब संघर्ष है तो दोनों का एक दूसरे पे कुछ शक है और कुछ आरोप है। तो भारत सरकार ने क्या क्या आरोप बांग्लादेश की सरकार पर लगाए हैं, या भारत सरकार बांग्लादेश से क्यों नाखुश है, उसके कारण देखिएगा। अब सबसे पहला कारण तो क्या है, सबसे पहला कारण आप ऐसे ही लिखेंगे कि भारत में अवैध आप्रवास के ढाका के खंडन। देखो, ये यहां पर एक पॉइंट हो गया, फिर दूसरा, ऐसे फिर अपन पढ़ते जाएंगे। अवैध आप्रवास का मतलब क्या है, इलीगली इमिग्रेशन हो रहा है। अब देखिए, जैसे कि ये जो बांग्लादेश वाला इलाका है, जैसे इधर ये बांग्लादेश वाला इलाका है, तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर है, उस पर कोई बहुत खतरनाक सिक्योरिटी इंडिया ने नहीं लगा रखी है, क्योंकि कारण ये है कि हमारे बांग्लादेश के साथ कोई बहुत डेंजरस जो रिलेशन है वो नहीं है कि नहीं वो अटैक कर देंगे या हम अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है, जनरली जो बांग्लादेश के लोग हैं वो जनरली क्या है, इधर वाले इलाके में आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल वाले इलाके में आ जाते हैं, असम वाले इलाके में चले जाते हैं। तो ये जो अवैध आप्रवास है, इसके लिए भारत सरकार आरोप लगाती है कि बांग्लादेश की सरकार यहां पर लोगों को भेज देती है और उनको फिर अपनाने के लिए भी स्वीकार नहीं करती है। मतलब ढाका का खंडन, ढाका क्या है, वहां की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है, तो वहां का खंडन वो मना कर रहे हैं कि साहब ये जो अप्रवासी है, ये जो इमिग्रेंट है, यहां से वहां जा रहे हैं, ये यहां के नहीं है। इसका कारण क्या है, अब देखो, अगर आप बांग्लादेश का कल्चर संस्कृति देखो तो कौन सी है, बांग्ला संस्कृति है वहां की। इधर बांग्ला अपना पश्चिम बंगाल है तो वो वहां भी बांग्ला है, तो बांग्लादेश आसानी से मना कर देता, नहीं साहब ये तो बांग्लादेश के नहीं है, ये तो वहां के ही हैं और वहीं ये लोग रह रहे हैं। तो इस बात पे मना कर देता है बांग्लादेश। तो ये भारत सरकार का आरोप है बांग्लादेश पे। और हर चीज को जोड़ते हुए पढ़िए, इंटर रिलेट करते हुए पढ़िए। जब हम लोगों ने स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब पढ़ी थी तो याद करिए आंसू का आंदोलन, जो असम स्टूडेंट यूनियन थी उसका आंदोलन याद करिए, और उस आंदोलन में क्या बात कही गई थी, ये जो अवैध आप्रवासी है, इलीगल तरीके से, गलत तरीके से यहां पर हमारे असम में एंटर हो रहे हैं, उन लोगों को यहां से निकाला जाए। तो उसमें कौन है, ये जो बांग्लादेश के यहां के लोग हैं वही तो जा रहे हैं। और बांग्लादेश के लोग हो गए या बाकी इधर वाले इंडिया से एरिया से कोई लोग वहां जा रहा है, तो उनका ही तो विरोध करा गया था। स्वतंत्र भारत राजनीति की किताब में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर पहला जो आरोप बांग्लादेश की सरकार पर, बांग्लादेश पर भारत सरकार ने लगाया है वो है अवैध आप्रवास का, मतलब इलीगली वहां से लोग यहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरा, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन। देखिए, अब दूसरा आरोप भारत सरकार का क्या है। अब देखिए, वैसे आपने देखा कि जब 1971 में बांग्लादेश आजाद होता है तो बांग्लादेश अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित करता है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में घोषित करता है। परंतु वहां पर जो बहुसंख्यक है, जो मेजॉरिटी है, जो अधिक संख्या जो है वो मुस्लिम्स की है, मुस्लिम डोमिनेंट इलाका बांग्लादेश माना जाता है। तो भारत सरकार का यह कहना है कि भारत विरोधी इस्लामी जो कट्टरपंथी जमात है उनको समर्थन करता है। मतलब अगर वहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां जो हो रही हैं, ठीक है, जो कि भारत के विरोध में है, ठीक है, कट्टरपंथी लोगों के द्वारा करी जा रही है, उनका विरोध बांग्लादेश की सरकार नहीं करती, बल्कि उनको समर्थन करती है, उनको सपोर्ट करती है, ठीक है, उनको सपोर्ट देती है, जिससे कि वो क्या करते हैं, भारत में जो गतिविधियां हैं, जो भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं, जो देश के खिलाफ गतिविधियां होती है, उनको आगे बढ़ाते हैं और उसमें बांग्लादेश की सरकार सपोर्ट कर रही है। तीसरी बात, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब देखो, अगर आप इंडिया का मैप को बड़े अच्छे से देखिएगा, यहां पर एक छोटा सा अगर पश्चिम बंगाल का टॉप एरिया देखोगे तो वहां पर सिलीगुड़ी है बच्चों, ठीक है, सिलीगुड़ी है। इस सिलीगुड़ी के एरिया को अगर आप छोड़ दो, फिर यहां पे बीच में जो आ जाता है वो बांग्लादेश वाला इलाका आ जाता है। ये क्या आ जाता है, बांग्लादेश वाला इलाका आ जाता है। और फिर इधर अपना जो है पूर्वोत्तर है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है वो है। तो अब इंडिया को क्या है कि इधर जो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो बांग्लादेश है
वो यहाँ पर हमें एरिया दे दे जहां से कि यहाँ की हमारी इंडियन आर्मी है वो नॉर्थ ईस्ट में जा सके या हम यहाँ से चीजों को सप्लाई कर सके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत कम एरिया है जिससे कि हम इतना घूम करके जा सके। परंतु बांग्लादेश सरकार इसके लिए क्या करती है, मना करती है, बोले नहीं नहीं साहब हम तो एरिया नहीं देंगे, पूर्वोत्तर में जाने के लिए भारत सरकार को एरिया नहीं देंगे। तो भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से मना कर देना, यह भी एक आरोप लगाती है भारत सरकार बांग्लादेश पर कि हमें अपनी सेना को अपनी कनेक्टिविटी वहां पे नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाने के लिए बांग्लादेश रोक रहा है। और यह भी आरोप लग जाता है इसके साथ कि नहीं बांग्लादेश यहाँ पे गलत गतिविधियां चाहता है, भारत विरोधी गतिविधियां करना चाहता है, इस कारण यहाँ पे हम लोगों को एरिया प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले। अब फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, ढाका मतलब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का भारत को प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का निर्यात न करने देना, मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। बांग्लादेश भारत को निर्यात एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस नहीं दे रहा है, तो यह भी भारत आरोप लगाता है। तथा फिफ्थ पॉइंट क्या है, म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले हैं। देखिए अब फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया है, अब जैसे यहां पर बांग्लादेश है तो यहां पर आप देखेंगे म्यांमार है, ठीक है। अब म्यांमार से हमारी अच्छी दोस्ती है, दोस्ती तो हमारे सबके साथ ही अच्छी है। अब म्यांमार कहता है कि हम आपको नेचुरल गैस दे देंगे, पर नेचुरल गैस दे देंगे तो यहां से क्या होना चाहिए, यहां से सपोर्ट मिलना चाहिए, इस वाले एरिया से ही तो होकर के नेचुरल गैस इंडिया तक पहुंचेगी। परंतु एक तो बांग्लादेश खुद भी इंडिया को नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस नहीं निर्यात कर रहा है और उसके साथ साथ वो म्यांमार को भी अलाउ नहीं कर रहा है कि साहब आप यहां से हमारे यहां से नेचुरल गैस इंडिया तक पहुंचा दीजिए। ये मुख्यतः 5 आरोप भारत सरकार के बांग्लादेश की सरकार पर है या भारत के बांग्लादेश पर है। क्या क्या है, अवैध आप्रवास का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इलीगल इमिग्रेशन का है, अवैध आप्रवास का है। और इसमें एक बात और देखिएगा, देखिए वैसे भारत और बांग्लादेश के संबंध कोई बहुत कटु संबंध नहीं है, बहुत ऐसे बेकार संबंध नहीं, बहुत अच्छे संबंधों में काउंटिंग है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस की। एक ही अवैध आप्रवास वाला मामला एक बड़ा मामला है। और जैसा आपने देखा था 2019 में एक कानून आया था भारत में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करके, CAA और NRC, ठीक है, ये कानून सरकार लेकर करके आई थी और उसमें सरकार ने यही कहा था कि जो भी अवैध आप्रवासी है, मतलब जो इलीगली भारत में रह रहे हैं, उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा, जिसमें अगर देखें तो एक बड़ी जो संख्या है वो बांग्लादेश के लोगों की है, ठीक है। तो इस मुद्दे को लेकर के हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर कुछ प्रभाव पड़े। क्यों प्रभाव पड़े, क्योंकि बांग्लादेश मना कर सकता है, इग्नोर कर सकता है कि नहीं साहब हमारा तो है ही नहीं अवैध आप्रवासी, इलीगल इमिग्रेशन हमारे तो कराया ही नहीं है। क्योंकि कल्चर अगर आप देखेंगे तो इधर बांग्लादेश का कल्चर और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो बांग्ला भाषा है। और बांग्ला भाषा क्यों है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में से ही वो कट करके उस समय पूर्वी पाकिस्तान बना था, तो वो मना कर सकते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा संबंधों में कटुता आ सकती है, परंतु अभी ऐसा कोई विशेष मुद्दा इसका उठा नहीं है, ठीक है, कि कटुता है। परंतु अवैध आप्रवास वाला जो मुद्दा है, इलीगल इमिग्रेशन वाला मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको बता दूं जब 1971 का युद्ध हुआ था उस समय भी 80 लाख लोग बांग्लादेश से भारत ट्रांसफर होते हैं, भारत आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उनकी काउंटिंग इंडिया में ही चलती जाती है। तो अवैध आप्रवास का मुद्दा है। दूसरा, भारत विरोधी जो इस्लामी कट्टरपंथी जमात है उनको समर्थन करना, भारतीय सेना को पूर्वात्र में जाने से रोकना, प्राकृतिक गैस निर्यात न करना और म्यांमार को प्राकृतिक गैस देने से रोकना। तो अब भारत सरकार के बांग्लादेश, यहां पे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर क्या क्या आरोप लगाती है, भारत सरकार बांग्लादेश से नाखुश क्यों है। तो उसमें ये 5 पॉइंट आप लिख देंगे और आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, ऐसे पैराग्राफ में नहीं। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। अब देखिए, अब बांग्लादेश की सरकार जो है वो भारत सरकार पे या भारत पे क्या आरोप लगाती है वो देखिएगा। अब बांग्लादेश की सरकार ये कहती है कि दक्षिण एशिया में अगर कोई ताकत है तो वो भारत है। इन 7 देशों में अगर आप देखो कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो भारत ही, और इस ताकत के कारण जो भारत क्या करता है, भारत इलाके के दादा की तरह रहता है। जैसे आप देखते हैं ना, कोई इलाके में दादा होता है, ठीक है, नहीं साहब वो जो बोलेगा वैसा ही डरा करके रख रहा है, धमका करके रख रहा है, वसूली कर रहा है, हफ्ता वसूली कर रहा है, वैसा। तो बांग्लादेश क्या कह रहा है कि दादा की तरह, नहीं साहब ये हम नदी जल नहीं देंगे तो नहीं देंगे, जाओ क्या करना है कर लो। पर ऐसा सच में रियलिटी नहीं है। इंडिया हर बार सपोर्टिंग में ही उतरा है किसी भी देश की, चाहे आप बात कर लीजिए, चाहे वो पड़ोसी देश हो, जहां जहां पर भारत मदद कर सकता है वहां हमेशा मदद ही करिए। परंतु ये बांग्लादेश का एक आरोप है कि भैया इंडिया क्या कर रहा है कि जो नदी का जल है उसको रोकने में थोड़ी सी दादागिरी दिखा रहा है और जल अपने तक ही रोक करके रख रहा है।
इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी आरोप हैं। अब देखिए, तो अब बांग्लादेश की सरकार के क्या क्या आरोप है। पहला तो नदी जल में हिस्सेदारी में लेकर करके भारत सरकार का दादागिरी वाला बर्ताव, पहला तो ये। दूसरा क्या बोला है, चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देना। अब देखो ये वाला आप इसमें देखिए, बांग्लादेश वाला इलाका है, जो येलो येलो पोर्शन में दिख रहा है, ये बांग्लादेश का इलाका है। इस बांग्लादेश वाले इलाके में अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ये वाला जो इलाका है ना बच्चों, ये चटगांव का इलाका है, चटगांव पर्वतीय क्षेत्र है। इस चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में अगर याद करिए, जब हमने स्वतंत्र भारत राजनीति की किताब पढ़ी थी तो हमने चकमा जो जनजाति है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, चकमा जनजाति के बारे में पढ़ा था। तो यहां पर क्या है कि चकमा जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है कि जो बांग्लादेश है वो मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री है, ठीक है, मुस्लिम वहां पर बहुसंख्यक पर है। और जब यहां पर चकमा समुदाय के या कोई आदिवासी समुदाय किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करता है तो बांग्लादेश सरकार को यह लगता है कि यहां पर इनको जो सपोर्ट कर रही है वो कौन कर रही है, भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, कि ठीक है। क्यों सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम्स है और इसलिए भारत सरकार क्या है, इनको सपोर्ट कर करके बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है, इनस्टेबिलिटी पैदा करना चाहती है। तो दूसरा आरोप क्या है, चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देना। विद्रोह को हवा मतलब, विद्रोह मतलब जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है, सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको हवा देना। ऐसा नहीं कि पंखा ले जाकर ये लो चलो भाई हवा खाओ, ऐसा नहीं, मतलब उसको बढ़ावा देना। सरकार, बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि भारत सरकार यहाँ पे बढ़ावा दे रही है। क्यों दे रही है, कैसे दे रही है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। पर ऐसी बात नहीं है कि भारत सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है। बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करना। और तीसरा पॉइंट बांग्लादेश सरकार ने क्या बोला कि जो प्राकृतिक गैस है उसमें सेंधमारी कर रही है, मतलब कैसे न कैसे वहां से नेचुरल गैस इंडिया ले ही रहा है। और फोर्थ क्या बोला है कि व्यापार में बेईमानी बरतने हैं, ठीक है। और व्यापार में भी भारत क्या कर रहा है, बांग्लादेश के साथ बेईमानी कर रहा है। ये बांग्लादेश सरकार के भारत की सरकार पर आरोप है। विवादों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। तो देखिए, हमने बोला कि हम यहाँ पे संबंध पढ़ रहे हैं देशों के, संबंध में संघर्ष भी होगा और सहयोग भी होगा। अब संघर्ष की जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि भारत बांग्लादेश को किस नजरिए से, शक की नजर से देखता है और कहां कहां किन किन मुद्दों पर बांग्लादेश भारत को शक की नजर से देखता है। ये आरोप प्रति आरोप है, एक देश ने उस पर लगाया, उसने उस पर लगाया, ये दोनों आरोप इस प्रकार से चलते रहते हैं। परंतु इन सब के बावजूद भी दोनों ही देशों के बीच में जो सहयोग है, जो कोऑपरेशन है, वो बहुत अच्छा है। अभी इस कोऑपरेशन को देखते हैं। कोऑपरेशन या सहयोग की अगर आप शुरुआत से ही बात करें तो 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने में ही सबसे बड़ा अगर सहयोग कोऑपरेट कोई करता है तो भारत की सरकार करती है। और उसके बाद भी समय समय पर भारत की सरकार लोकतंत्र को वहां पे लागू करने के लिए समर्थन देती ही रहती है। और अगर आप देखेंगे, आज जो मौजूदा सरकार है बांग्लादेश की, जो आवामी लीग पार्टी की सरकार है, जैसे हमने देखा था वहां दो बड़ी पार्टियां हैं, एक आवामी लीग और एक बांग्लादेश नेशनल पार्टी, कुछ इस प्रकार से है। वो है जो आवामी लीग है ना, आवामी लीग जब जब सत्ता में बांग्लादेश में रहती है तो कहीं ना कहीं जो इंडिया के साथ रिलेशन है ना वो बेटर होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है ना, सपोर्टिंग जो है वो रहते हैं। क्योंकि कारण देखिए, जो आवामी लीग है, आवामी लीग किसकी है, शेख हसीना की पार्टी है, जो कि आज की प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। और शेख हसीना किसकी बेटी है, मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है, जिनको 2011 में संविधान में संशोधन कर करके नियुक्त कर दिया गया था और मुख्यतः भूमिका निभाई बांग्लादेश को आजाद कराने में मुजीबुर रहमान। तो अब यह बात शेख हसीना जी को बड़े अच्छे से पता है कि भारत ने बांग्लादेश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाई है, ठीक है। मतलब हमारे जो पिताजी थे मुजीबुर रहमान साहब, उनकी बड़ी मदद भारत सरकार ने करी है और उसी कारण एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बन पाया है। तो जब जब आवामी लीग सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं भारत के साथ जो संबंध है, जो रिलेशन है ना, वो बेहतर रिलेशन हो जाते हैं, जो अच्छे रिलेशन बोलते हैं वो हो जाते हैं। बाकी आइए इनके सहयोग पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर हुए हैं। तो 20 वर्षों के, पिछले 20 वर्षों के बाद के देखें तो आर्थिक संबंध जो है ज्यादा बेहतर हुए हैं। देखिए 20 वर्षों की अगर चर्चा करें, जैसे अभी हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम शांति और सहयोग की बात करेंगे कि जो दक्षिण एशिया वाले देश हैं यहाँ पे किस प्रकार से शांति और सभी देश एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं। उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 1985 में 1985 में एक संगठन बनाया जिसका नाम था सार्क, ये संगठन बनाया। फिर 2002 में साफ्टा साइन करा गया। बेटा साफ्टा क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार के लिए समझौता करा गया। तो अगर आप यहां से देखें 2002-2004 के अंदर में, तो यहां पर क्या हुआ है कि आर्थिक संबंध जो है वो सभी देशों के साथ थोड़े से बेहतर हुए और विशेष करके बांग्लादेश के साथ जो है और भी बेहतर हुए।
बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। तो पहले भारत में लुक ईस्ट नीति चल रही थी, 2014 में मोदी जी के आने के बाद एक्ट ईस्ट चलने लगी, मतलब हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, ईस्ट की तरफ भी हम लोग काम करेंगे, तो उसका भी हिस्सा बांग्लादेश है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात की है। देखिए अब इस नीति के अंतर्गत क्या है, म्यांमार के जरिए हम दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात करिए कि भाई म्यांमार का साथ लेते हैं, हम दक्षिण पूर्व एशिया है वहां पर संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपदा प्रबंधन का मतलब आप समझते हैं ना, कोई भी किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कोई भूकंप आ गया, कोई सुनामी आ गई, कोई बाढ़ आ गई, किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो उसको मैनेज करना, उसको कहा जाता है आपदा प्रबंधन। अब आप देखिए कि भारत, जैसे यहाँ पर बांग्लादेश और यहाँ पर ये भारत वाला इलाका है, अब दोनों ही क्या है, तटीय इलाके हैं, मतलब समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है नीचे, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कभी भी सुनामी, तूफान ये आ सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन में भी दोनों देशों ने एक दूसरे का सहयोग करा है। पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों एनक्लेव का भी आदान प्रदान किया है। अब पर्यावरण के मसले पर और दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है, आपदा प्रबंधन पर भी और पर्यावरण पर भी। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों एनक्लेव का आदान प्रदान किया, इसको बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा कि ये बात क्या है, क्या कहना चाहता है। देखिए एक्चुअल में मैटर क्या है बच्चों, मैटर ऐसा है जैसे कि मान लीजिए ये बांग्लादेश वाला इलाका है और ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अब एक्चुअल में क्या है कि कुछ एरिया ऐसा है जहां पर क्या है, एरिया तो किसके अंडर में है, बांग्लादेश के अंडर में, पर वहां पे जो रह रहे हैं वो सारे के सारे इंडियंस रह रहे हैं, उनका खर्चा सरकार, भारत सरकार उठा रही है, सब कुछ भारत सरकार कर रही है। और ऐसा ही इंडिया में कुछ इलाका ऐसा है इसके आसपास की टेरिटरी का जहां पर बांग्लादेशी समुदाय के लोग रह रहे हैं, पर और उनका खर्चा भी सारा बांग्लादेश उठा रही है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि आप कह सकते हैं कि जो सीमा खींची गई है, जो रेखा खींची गई है, जो लाइन खींची गई है, वो सारी की जो लाइन खींची गई है, वो कहीं ना कहीं जो डिमार्केशन हुआ है, जो सीमांकन हुआ है, वो सही नहीं हुआ। तो इसलिए 2015 में आकर करके दोनों सरकारों ने मिलकर करके क्या करा है, थोड़ा सा टेरिटरियों में अपने सुधार कर करके जो कुछ एरिया ऐसा था जहां पे बांग्लादेशी लोग हैं वो एरिया बांग्लादेश को, और जहां पे बांग्लादेश में कुछ ऐसा एरिया, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंडियंस रह रहे हैं, वो इंडियंस को इंडिया को दिया गया है। एक्सचेंज आप कह सकते एरियाज का यहां पर हुआ है। ओके, इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। और दोनों देशों के बीच में यह भी बात है कि जो साझे खतरे हैं, मतलब ऐसे खतरे जो भारत के लिए भी खतरा है और बांग्लादेश के लिए भी खतरा है, जो ऐसे खतरे हैं जो दोनों के लिए खतरा हो, उनको पहचानेंगे और उन मामलों पर सहयोग करेंगे, एक दूसरे की हम मदद करेंगे और संवेदनशील बरत करके ज्यादा इस जो सहयोग को है बढ़ाया जाएगा, इस हमारे रिश्ते को बेहतर बनाया जाएगा। चलिए, तो हमने बात कर ली भारत और बांग्लादेश की, भारत और पाकिस्तान हो गया, भारत और बांग्लादेश हो गया। अब हम आते हैं हमारे सबसे अच्छे संबंधों में से एक संबंध मानने वाले देश, जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट, पारपत्र और वीजा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। देखिए, अब भारत और नेपाल के जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे संबंध है, मतलब आप कह सकते हैं शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाले संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। इतने मधुर और इतने मीठे और इतने अच्छे संबंध है कि आपको दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे देश में आने जाने के लिए ना तो कोई पासपोर्ट लेना है, ना वीजा लेना है। आपकी इच्छा हुई जिस दिन ही नेपाल जाकर के घूम करके आ जाओ, घूम फिर करके आ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं। नेपाल के काफी लोग इंडिया में आते हैं, काम धंधा करते हैं, फिर चले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल मतलब पूरी फ्रीडम है, कोई पासपोर्ट, कोई वीजा, कोई लीगल एंट्री कुछ नहीं होगी, आओ जाओ। मतलब ये बिल्कुल ऐसे जैसे नहीं होता, जैसे दो पड़ोसी होते हैं और बहुत क्लोज होते हैं, तो वो कभी उनके घर में चला गया, वो उनके घर में आ गया, बिना डोरबेल बजाए, बिना यूं आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी शक्कर मांगने जा रहे हैं, कभी घी लेने जा रहे हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भारत नेपाल का भी संबंध है। ठीक है, कोई बॉर्डर नहीं, तुम यहाँ आओ, हम हमारे वहाँ, तो आ जा सकते हैं। और लगभग 6 मिलियन 60 लाख के आसपास ऐसे नेपाल के लोग हैं जो कि भारत में काम कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। मतलब वहाँ के 60 लाख लोगों को रोजगार देने का काम भारत सरकार कर रही है, वहाँ पे इनकम भेजने का काम भारत सरकार कर रही है। तो नेपाल और भारत में अच्छे संबंध हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देश के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं, परंतु दोनों ही देशों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव है, व्यापार को लेकर करके है। और आज के समय में तो मनमुटाव तो भाई भाई में हो जाता है, ये तो दो देशों की सीमा क्षेत्र है, तो थोड़ा बहुत तो होगा नेपाल और भारत के संबंध।
देखिए अब सबसे पहली और सबसे जो बड़ी जो चिंता का विषय भारत के लिए है वो ये है, नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। तो भारत इस बात से खुश नहीं है कि भाई नेपाल की थोड़ी सी चीन के साथ दोस्ती बढ़ रही है। देखो एक्चुअल में क्या है कि चीन और भारत के बीच में अगर कोई है तो नेपाल है। तो भारत ऐसा मानता है कि अगर नेपाल का झुकाव भारत की तरफ रहता है, भारत के साथ नेपाल रहता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु नेपाल के रिश्ते अगर चीन के साथ बढ़िया होते हैं तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय किसके लिए है, भारत के लिए है। क्योंकि आप इस चीज को मानकर करके चलिए कि चीन नहीं चाहता है कि भारत आगे ग्रोथ करे, क्योंकि पूरे एशिया में मतलब इस आप साउथ एशिया और इन वाले एरिया में देखें तो एक इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो निरंतर लगातार ग्रोथ करता जा रहा है और चाइना चाहता है कि किसी भी प्रकार से भारत की उस ग्रोथ को रोका जाए। तो कहीं ना कहीं नेपाल का इस्तेमाल कर करके वो इस भारत की ग्रोथ को रोक सकता है। तो इसलिए नेपाल की जो चीन के साथ दोस्ती है उस पर भारत सरकार थोड़ी सी खुश नहीं है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। अब जो नेपाल सरकार है वो भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, मतलब क्या है, जैसे आप देखिए कि कुछ भी ऐसा जो होता है जो कि भारत के विरोध में हो, ऐसी चीजों पर नेपाल सरकार कभी कदम नहीं उठाती, कोई एक्शन नहीं लेती, कुछ बयानबाजी जारी नहीं करती, मतलब जैसा चल रहा है उसको चलने देती। तो भारत इस बात से भी नाखुश है, बोले यार आप हमारे दोस्त हो, हम एक दूसरे की सहायता करते हो और आप जब हमारे खिलाफ कुछ होता है तो आप एक्शन ही नहीं लेते, तो गलत बात है। तो ये चाइना और नेपाल के झंडे दिखाए। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। अब भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ठीक है, नेपाल में जो माओवादी आंदोलन है, अब माओवादी आंदोलन का मतलब आपको पता है कि वो जो विरोध करते हैं, जो विद्रोह करते हैं, वो हथियारों के साथ करते हैं, ठीक है। तो हथियारों को ही वो अपना सब कुछ मानते हैं कि हम मार देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो ऐसा जो माओवादी आंदोलन है, तो भारत सरकार और भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसको अपनी सुरक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि अगर आप देखें जैसे यहाँ पे नेपाल है, फिर नीचे आप बिहार और जैसे जैसे साउथ में इधर झारखंड की तरफ इधर आप आते जाएंगे तो यहाँ पे नक्सलवादी समुदाय है बेटा, भारत में नक्सलवादी समुदाय है। तो उस नक्सलवादी समुदाय को भी क्या है, माओवादी उभारने की कोशिश कर सकते हैं कि भैया तुम भी नक्सलवादी जो हो, तुम भी क्या करो, भारत में विरोध प्रदर्शन करो, तुम भी हथियारों का इस्तेमाल करो, और उनको माओवादी समर्थन दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय जताया जाता है। नेपाल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी जल तथा पन बिजली पर आग गड़ाए हुए। अब देखिए, अब नेपाल, भारत ने जो आरोप नेपाल पे लगाने थे वो हमने देख लिया। अब नेपाल का एक ही आरोप है, बस एक ही डर है कि भाई भारत क्या कर रहा है, नेपाल के अंदरूनी राजनीति में थोड़ी सी रुकावट पैदा करता है, वो सपोर्ट नहीं करता है नेपाल को पूरी तरीके से खुलकर करके, और जो नेपाल के संसाधन है उस पर बस उनकी नजर है और बाकी कुछ भी नहीं, ऐसा नेपाल का आरोप है। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। अब देखिए, अब आप मानो या ना मानो, पर नेपाल को भारत पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? जैसे नेपाल क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है बेटा। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या है, चारों तरफ जमीन से घिरी हुई कंट्री है। आप जैसे इधर इंडिया की टेरिटरी आ जाएगी, इधर इंडिया की टेरिटरी आ जाएगी, नीचे इंडिया है, ऊपर चाइना वाला तिब्बत वाला इलाका है, तो चारों तरफ से वो क्या है, घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जमीन से घिरा हुआ। ये नेपाल जमीन से घिरा हुआ। अब नेपाल को अगर अपना व्यापार करना है और सब कुछ करना है, तो व्यापार का सबसे जो सस्ता तरीका होता है वो ये होता है कि पानी के द्वारा व्यापार करा जाए, परंतु पानी के द्वारा व्यापार करे कहां से? अब उसके लिए उसको क्या है, भारत से कम यहां तक तो बंगाल तक तो लाना पड़ेगा, फिर बंगाल की खाड़ी से आप पानी के द्वारा व्यापार कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं नेपाल क्या है कि भारत पर तो निर्भर है। अब नेपाल इसी बात को आरोप लगाता है कि भारत क्या है, हमारी जो भू क्षेत्र है, हम लैंड लॉक्ड कंट्री है, इस कारण क्या है, भारत हमें अपने एरिया से व्यापार करने नहीं देता है। बहरहाल भारत और नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। अब देखिए, भारत ने क्या आरोप लगाए वो देख लिए और नेपाल ने क्या आरोप लगाए वो भी देख लिए, पर फिर भी हम ये कहते हैं कि भारत और नेपाल के जो संबंध है एकदम मजबूत है, बेहतर, बिल्कुल फेविकॉल वाला मजबूत का जोड़ है और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच में व्यापार को लेकर के समझौते हो रहे हैं, वैज्ञानिक सहयोग हो रहा है, साझे प्राकृतिक संसाधन बिजली उत्पादन के लिए हो रहा है, जल प्रबंधन ग्रिड मसलों पर ये एक साथ है। मतलब इन सभी मुद्दों पर भारत और नेपाल क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, व्यापार पर, विज्ञान पर, जल संसाधनों पर, बिजली उत्पादन पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, इन सभी पर। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। तो जैसे हम देखते हैं कि 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया था, 2015 में नया संविधान आया और उसके बाद से नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद से
ऐसा माना जाता है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशंस है, वो और भी बेटर हो रहे हैं, और भी अच्छे हो रहे हैं। अब आ जाइए भारत और श्रीलंका की। तो हमने भारत पाकिस्तान जिक्र करा, फिर भारत और बांग्लादेश जिक्र करा, भारत और नेपाल जिक्र करा। अब हम आते हैं भारत और श्रीलंका की तरफ। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका, श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। अब देखिए, श्रीलंका और भारत की सरकारों में अगर किसी प्रकार का तनाव है, किसी प्रकार की अगर नोकझोंक है, तो वो क्यों है? क्योंकि श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा है। ठीक है, वहां पर तमिलों पर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, सिन्हाला ने बहुसंख्यकवाद के आधार पर अपनी सरकार बना ली है। तो वो जो वहां पर जातीय संघर्ष चल रहा है, उस जातीय संघर्ष के कारण भारत और श्रीलंका के रिश्ते खराब होते हैं। कैसे खराब होते हैं, उस बात को समझिएगा। अब जैसे आप सभी को पता है कि अगर आप दक्षिण भारत में तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु में तमिल जो बोलने वाला समुदाय है, वो समुदाय रहता है। अब तमिल बोलने वाला समुदाय है, और यहां पर श्रीलंका में भी जो अत्याचार हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? तमिलों के ऊपर हो रहा है। तमिल तमिल भाई भाई ठीक है, तो अब यहां पर सरकार किसकी है? सिन्हाला की है। सरकार किसकी है बच्चों? सिन्हाला गवर्नमेंट की, सिन्हाला की है। और अत्याचार किस पर हो रहा है? तमिलों पर अत्याचार हो रहा है। जब जब यहां पर सिन्हाला की सरकार तमिलों पर अत्याचार करती है, तो भारत के तमिल ये कहते हैं कि भारत सरकार श्रीलंका के साथ संबंध खत्म करे, भारत सरकार श्रीलंका को कठोर जवाब दे, क्योंकि वहां की सरकार तमिलों पर अत्याचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो घटना घट रही है, उसके कारण भारत सरकार के संबंध जो है श्रीलंका सरकार के साथ, या श्रीलंका के साथ थोड़ा संबंध बेहतर नहीं है, थोड़ा ठीक नहीं है। जातीय संघर्ष को लेकर के तनाव रहता है। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय नेता और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। अब जब तमिल आबादी को राजनीतिक रूप से यहाँ पे दबाया जा रहा हो, शोषण करा जा रहा हो, उनको मारा पीटा जा रहा हो, तो भारत की जो नेता है और वो जो भारत की जनता है, उसको तटस्थ बने रहना, मतलब न्यूट्रल बने रहने में, कि ठीक है भाई, हम सिन्हाला के साथ भी नहीं, तमिलों के साथ भी नहीं है, तो ऐसा तटस्थ बना रहना थोड़ा सा असंभव है। भैया कहीं पर ऐसा, भाई जैसे मान लो कहीं पर दो गुट लड़ रहे हैं और दोनों गुटों का भारत से कोई संबंध नहीं, तो हम हाँ ठीक है नहीं भाई साहब, हम देखो भाई, तुम भी मत लड़ो, तुम भी मत लड़ो, दोनों शांत हो जाओ, लड़ाई माफ करो। परंतु अब यहाँ पर क्या है, श्रीलंका में जो घटना घट रही है, वो जो तमिल है वो भारतीय तमिल भी है उनमें से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव ये भारत की घटना पे और भारत की राजनीति पे डालते हैं। एक चीज और भी है यहाँ पे, अगर आप तमिलनाडु में जैसे देखेंगे, और आपने स्वतंत्र भारत की राजनीति की किताब में पढ़ा है कि यहां पर एक पार्टी है जिसका नाम है डीएमके। ठीक है, डीएमके, एआईडीएमके, ये पार्टी है। अब डीएमके की जो सरकार बनी, सबसे पहले कब बनी? 1967 में बनी। 1967 में पहली बार ऐसा हुआ था जब गैर कांग्रेसी राज्यों में सरकार, गैर कांग्रेस की राज्य में सरकार बनी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। किसकी बनी? डीएमके की सरकार बनी। और डीएमके की जो सरकार बनी वो कैसे बनी? 1965 में भारत सरकार ने कहा कि अब से अंग्रेजी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बंद होगी, अंग्रेजी यूज नहीं होगी और हिंदी का प्रयोग होगा, और इसलिए तमिलनाडु में एक उग्र आंदोलन खड़ा होता है, और उस आंदोलन का जो नेतृत्व करती है, लीडरशिप करती है, वो डीएमके पार्टी करती है। तो वहां की जनता में जो हीरो बन जाती है वो डीएमके पार्टी बन जाती है, और डीएमके पार्टी वहां की हीरो बनकर के तमिल के जो अधिकार है उनको बचाए रखने का काम करती है। तो वहां पे तमिलों की सरकार बनती है, डीएमके की सरकार बनती है। इसी प्रकार से नेशनल गवर्नमेंट जो बनती है, देश की सरकार, केंद्रीय सरकार बनती है, उसमें भी कहीं ना कहीं गठबंधन में डीएमके पार्टी बड़ी भूमिका निभा रही है। तो जब भी गठबंधन की सरकारें केंद्र में बन रही थी 1989 के बाद, डीएमके कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही है। और जैसे श्रीलंका में कुछ घटना घटती थी, डीएमके पार्टी केंद्र में बैठी सरकार को बार बार कहती थी, नहीं श्रीलंका को धमकाओ, श्रीलंका को डांटो, श्रीलंका ये गलत करा, तमिलों के साथ ये कर रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा भारत और श्रीलंका के जो संबंध है वो ठीक नहीं रहते। और हमने जैसे देखा था कि 1987 में भारत सरकार अपना इंडियन पीस कीपिंग जो फोर्स है वो भी भेजती है, शांति के लिए भी भेजती है, परंतु वापस भारत की जो सेना है वो लौट जाती है, क्योंकि वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि भैया भारत सरकार हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रही है। ये भारत और श्रीलंका के एजेंडे। 1987
कि सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। तो 1987 में सैन्य हस्तक्षेप भारत सरकार ने करा, अपनी सेना को भेजा, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स करके भेजा कि भाई भारत की शांति वाली जो सेना है, ये वो शांति वाली सेना वह शांति स्थापित करेगी। परंतु अब आपको पता है कि वहां के लोगों ने इस चीज का विरोध करा कि नहीं साहब, भारत सरकार तो हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रही है। तो ये बात उस दिन जब पता चली, भारत को लगा कि नहीं भाई वहां के लोग ही नहीं चाहते मदद, तो उस दिन से भारत सरकार ने क्या करा, श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता मतलब क्या है, इन्वॉल्व है, अब इन्वॉल्व नहीं है की नीति अपनाई कि भाई तुम अपने अंदरूनी मामले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं, हमें नहीं पता। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं, इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। तो भारत ने अब यहां पे सहयोग देख लीजिए, मुक्त व्यापार समझौता करा है। मैंने 9th 10th में भी जब पढ़ाता हूं यही कहता हूं, 11th 12th में भी आज पढ़ा रहा हूं, ये कह रहा हूं, अगर विश्व में शांति स्थापित कोई कर सकता है तो वो व्यापार ही है बच्चों। जब तक व्यापार चलता रहेगा, शांति स्थापित रहेगी, कोई किसी प्रकार का कोई अटैक ये नहीं होगा, तो व्यापार बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर भी क्या है कि किसी भी प्रकार की नाराजगी होती है उसको व्यापार से क्या करने की कोशिश करी जाती है, खत्म करने की कोशिश करी जाती है। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद के पूर्ण निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देशों में एक दूसरे के करीब आए हैं। तो आपको पता है 2004-06 के दौर में बड़ी सुनामी आती है और उस समय में भी फिर से श्रीलंका के पूर्ण निर्माण कार्यों में भारत सरकार बड़ी मदद पहुंचाती है और खूब सपोर्ट करके श्रीलंका को वापस खड़ा करने की मदद करती है। अब एक्चुअल में देखिए, थोड़ा सा आप अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझे और समझने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए। हम ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाएंगे, परंतु देखिए ये इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है। अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो विवाद है वो वहाँ की जाति संघर्ष को लेकर करके, अब भारत सरकार कहीं ना कहीं तमिलों को सपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि जो इंडियन तमिल्स है वो चाहते हैं कि भारत सरकार तमिलों को वहाँ सपोर्ट करे, और जो वहाँ पे जो सरकार है वो सिन्हाला की बनती है। अब जब सिन्हाला की सरकार बनती है, सिन्हालों को ये लगता है भारत तो हमारा विरोधी है। क्यों विरोधी है? क्योंकि भैया वो तो यहाँ के जो तमिल जो हमारे विरोध में खड़े हैं उनका समर्थन भारत सरकार कर रही है। अब ऐसे टाइम पे जो फायदा उठाता है वो कौन उठाता है? चाइना उठाता है। चाइना क्या करता है, वहां पर हर प्रकार के किसी भी प्रकार के कोई हथियार भेजने हो और करने हो, किसी भी प्रकार का सपोर्ट करना हो, चाइना करता है। श्रीलंका को यह महसूस होता है कि हाँ भैया चाइना ही हमारा पक्का दोस्त है, चाइना ही हमारा बेस्ट फ्रेंड जो कहते हैं ना, घनिष्ठ मित्र है वो है। परंतु श्रीलंका को ये बात नहीं पता कि चाइना तो उनको अंदर ही अंदर पूरा खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? अब चाइना क्या कहता है, आओ हम आपके यहाँ पे विकास कर देते हैं, हम आपकी सड़क बना देंगे, हम आपका ये काम कर देंगे, इतना कर्जा ले लो, इतना कर्जा ले लो। अब श्रीलंका कर्जा नहीं चुका पाता है तो कहता है ठीक है, ये वाला जो पोर्ट है, यहाँ वाला जो पतन है वो आज से चाइना का, ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला पतन है 90 साल के लिए चाइना का, 50 साल के लिए चाइना का। अब इस प्रकार से चाइना क्या करता जा रहा है, श्रीलंका पे अपना कब्जा जमाता जा रहा है, अपना कंट्रोल जमाता जा रहा है, जो कि श्रीलंका के लिए भी खराब बात है और भारत के लिए भी खराब बात है। ठीक है, श्रीलंका के लिए भी खराब है और भारत के लिए भी खराब है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे दुश्मनी में दो बड़े नाम लें तो एक चाइना और एक पाकिस्तान है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर श्रीलंका में यहाँ चाइना अपना दबदबा बनाता है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय भारत के लिए होगा। चलिए, तो ये हमारे श्रीलंका की भी कहानी हो गई। अब बात करते हैं भारत और भूटान। अब देखिए, भूटान, मालदीव्स, ये कोई बहुत बड़ी मालदीव्स तो बिल्कुल एक छोटा सा द्वीपीय देश है, तो इनकी भी जो कहानी है वो छोटी छोटी सी है। अब भारत और भूटान, मैं आपको ये कहूँ कि मतलब जितने भी देश अभी आपने पढ़े उनमें से लगभग सबसे अच्छे संबंधों में अगर हमारी काउंटिंग होगी तो वो भूटान के साथ होगी। भूटान के साथ हमारे सच में बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप्स हैं वो रहे हैं। और भूटान की ये भी तारीफ करनी होगी कि भूटान वहाँ खुद राजतंत्र को भी अपनाता है, वहाँ पर संसद भी है, मतलब संवैधानिक राजतंत्र को भूटान अपना रहा है, और वहाँ का राजा खुद सपोर्ट करता है कि यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो मतलब अच्छे संबंधों के रूप में भारत और भूटान। और भूटान की आपको एक और विशेष बात ये भी बता दूं, भूटान अपनी देश की ग्रोथ को, जीडीपी को तो वो साइड में रखता है, बोला नहीं ये सब फालतू की बात है। हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है वो, कि जो खुशी का सूचकांक है वो कितना है, हमारे देश में लोग कितने खुश रहते हैं। उसके अलावा वहां की नीति ये कहती है, वहां का कानून ये कहता है कि शायद 50% या 60% के अराउंड पूरे देश में क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, बड़ी बात है ये, 50 से 60% तक का मतलब वहां पर जंगल रखा गया है, वन रखा गया है। हमारे इंडिया में भी 33% का नियम है, परंतु हमारे पास सिर्फ 24% वन है, वहां 60%, और वो अमल हो रहा है, वो लागू हो रहा है, वहां पे चल रहा है। इसके अलावा जब अगर वहां पे कोई व्यक्ति भूटान में घूमने जाता है तो वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी लगाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है, धारणीय विकास के लिए आपको कुछ
पेमेंट करना पड़ेगा। धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाए, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति घूमने जाता है तो उसका जितना खर्चा होता है उसका काफी पार्ट तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी के रूप में देना पड़ता है। मतलब भूटान पर्यावरण के प्रति बड़ा सचेत है और बड़ा बेहतर और एक अच्छा जीवन जो जी रहा है वो भूटान जी रहा है, और अच्छे संबंध भारत के साथ भूटान के रहे हैं। आइए देखते हैं। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर हमारे झगड़े भूटान के साथ हैं। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुरेलों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली। भारत भूटान में पान बिजली की बड़ी परियोजनाओं में भी हाथ बटा रहा है। देखिए अब क्या है कि अब भूटान से क्या है, जैसे अब जो भी अगर भारत विरोधी गतिविधियां करता है, ठीक है, भारत के विरोध में कोई भी गतिविधि करता है, भाई पूर्वोत्तर वाले इलाके में हो गया, बंगाल वाले इलाके में हो गया, कहीं भी हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो इंडिया में नहीं छुपते, वो आस पड़ोस के देश में नेपाल में जाकर के छुप जाएंगे, भूटान में जाकर के छुप जाएंगे। इस प्रकार से गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, अटैक करा फिर छुप गए। तो इस प्रकार से जो भी कोई ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो भूटान में छुप कर करके भारत के पूर्वोत्तर में अटैक कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो भूटान सरकार ने उनको पकड़ पकड़ करके बाहर निकाला और उनको हटाया वहां से। मतलब भूटान सरकार भारत की मदद कर रही। बोले नहीं भाई, भारत पे अटैक नहीं, भारत पे छुप छुप करके जो अटैक करो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, और हमारी जमीन से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब जहां पर हमने बांग्लादेश पे आरोप लगाया है कि वो भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रहा है, नेपाल पे ये आरोप लगाया कि भारत विरोधी तत्वों पे नेपाल कुछ बोलता नहीं है, भूटान पे भारत सरकार सीना चौड़ा कर करके ये बात कहती है कि भूटान हर बार भारत में किसी भी प्रकार के उग्र आंदोलन अगर भूटान से हो रहे हैं तो उनसे बचाने का काम भूटान सरकार करती है। मतलब यहाँ पे दोनों के अच्छे संबंधों की एक बड़ी मिसाल यहाँ से मिलती है। और इसी के साथ भारत भी वहां पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से जो बिजली बनाने का काम है, उसमें एक बड़ा योगदान दे रहा है। और काफी बार भारत सरकार भूटान से भी बिजली खरीदता है। बिजली खरीदने के पीछे रीजन ये दिया जाता है कि भैया हमारे बीच में व्यापार बना रहे, अच्छा व्यापार हमारे बीच में चलता रहे। इस हिमालय देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। और ये जो हिमालय देश है, इस हिमालय देश में अगर सबसे ज्यादा अगर फंड कोई देता है तो वो भारत ही देता है वहां के विकास कार्यों के लिए, कि साहब आप विकास के लिए आपको भारत पेमेंट देगा। अब बात कर लेते हैं भारत और मालदीव के। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी से भरे हैं। मतलब 1968 से पहले जब तक सल्तनत थी और उसके बाद से वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम आया है, तब दोनों में ही भारत के संबंध जो है सौहार्दपूर्ण अच्छे हैं और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाले संबंध हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। अब देखिए इस कहानी को थोड़ा सा समझिए। 1988 की बात अपन कर रहे हैं, 1988 की। अब एक्चुअल में क्या था, वहां पर मालदीव्स में एक व्यक्ति था अब्दुल लतीफ करके। अब्दुल लतीफ कहा जाता है कि वहां का बिजनेसमैन था, व्यापारी था, अच्छा खासा बड़ा व्यापारी था, और वो वहां का तख्ता पलट करना चाहता था। मतलब जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको हटाकर करके खुद कब्जा करना चाहता था। तो अब उस अब्दुल लतीफ ने क्या करा कि श्रीलंका से जो तमिल उग्र हो रखे थे, जो उग्रवादी तमिल थे, उन तमिलों को भाड़े पे बुलाया, तुम आओ यहाँ पर अटैक करो, मारो पीटो और करो, फिर मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। ऐसा बताया जाता है कि पेमेंट करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है, श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। इसमें श्रीलंका सरकार का कोई वो रोल नहीं है, इसमें किसी गवर्नमेंट का रोल नहीं है। ये तो यहाँ पे जो घटना घट रही है उसमें तमिल सैनिकों को भाड़े पे बुलाया जाता है, अटैक करते हैं और वो भाग जाते हैं। मालदीव पर हमला किया। अब जब मालदीव पर हमला हुआ तो मालदीव ने फिर जोर जोर से चिल्लाया, भारत भारत मदद करो मदद करो मदद करो। और फिर भारत तो हमेशा मदद के लिए तैयार है, तो भारत ने उसी समय मालदीव की मदद करी और ये जो भाड़े के तमिल सैनिक है इनको भगा भगा करके मारा कि चलो भग जाओ। ये मालदीव का झंडा है। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई कर दी। तो वायुसेना हवा से भी अटैक कर दिए भारत ने, और नौसेना जो पानी की सेना है उसने भी, और फटाफट मालदीव का जो मैटर है वो चुटकियों में सॉल्व कर दिया। मतलब मालदीव पर भी एहसान है कि हाँ नहीं भारत ने हमें बचाया है, भारत ने हमें सेफ्टी दी है। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद करी है। अब देखिए मालदीव आपको पता ही है कि एक द्वीपीय देश है, चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे जो मुख्य जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो मत्स्य पर है, मतलब फिशरीज पर है, मछलियों को पकड़ना, पालन करना, उनको बेचना, इस पर है। और उसके साथ पर्यटन, ठीक है, आप जैसे सुनते भी होंगे काफ़ी जो लोग हैं वो मालदीव्स घूमने जाते हैं। तो मालदीव्स के पर्यटन में, आर्थिक विकास में, मत्स्य उद्योग में भारत सरकार काफ़ी मदद कर रही है।
आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहां तक हमने जो 6 देश थे उन 6 देशों के साथ संबंधों की चर्चा कर ली। भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध देख लिए, बांग्लादेश के साथ देख लिए, नेपाल के साथ देख लिए, भूटान के साथ देख लिए, श्रीलंका के साथ देख लिए और मालदीव के साथ देख लिए। यहां तक सभी के साथ जो इंडिविजुअल जो संबंधों की चर्चा थी वो खत्म हो गई। अब आप इस बात पे ध्यान दो कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे जो पड़ोसी हैं उनके भारत के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है भारत को। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है, इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। देखिए, अब भारत का आकार भी बड़ा है, मतलब इस 7 देशों में देखो तो सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल किसी का है वो भारत का है। और क्षेत्रफल से भी बड़ी बात यह है कि भारत इन 7 देशों में सबसे शक्तिशाली है। सेना के रूप में देखो भारत सबसे शक्तिशाली है, आर्थिक रूप से देखो भारत सबसे शक्तिशाली है, पॉपुलेशन के रूप में देखो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, क्षेत्रफल के रूप में देखो हर जगह भारत एक बड़ी ताकत है। और ये चीज एक हमेशा है, जीवन का भी बेटा ये नियम है कि जब कोई व्यक्ति जैसे से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है तो लोग जलना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से कोई देश बड़ी ताकत बनता है तो छोटे देशों में उसके प्रति एक डर का जो भाव है, शक वाली जो नजर है वो पैदा होती ही 100% होती है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि जो छोटे देश हैं ये भारत से थोड़ा सा शक की नजर से देख रहे हैं। उनका शक कहीं ना कहीं लाजमी है क्योंकि भारत दक्षिण एशिया में एक बड़ी ताकत है, परंतु वो भारत को आज तक समझ नहीं पाए। भारत अमेरिका की तरह नहीं है, भारत इन दूसरी बड़ी महाशक्तियों की तरह नहीं है जो कि किसी छोटे देश की मजबूरी का फायदा उठाए, उनको अपने अधीन कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत अगर चाहता तो कभी भी बांग्लादेश को, जब उस समय युद्ध हुआ, बांग्लादेश को अपने अंडर में ले लेता, पर भारत ने नहीं करा, उनको एक अलग राष्ट्र बनाने का उनको मौका दिया। हर जगह समय समय पर भारत ने हर देश की, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, सबकी भारत ने मदद करी है, हर कंट्री की मदद करी। कोरोना के समय में भी जब वैक्सीन की बात आई तो भारत सरकार ने फटाफट स्पीड से हर देश में वैक्सीन पहुंचाने का काम करा। तो भारत के लिए हमेशा एक बात कही जाती है कि अगर भारत की विश्व में तुलना करी जाए, कि भारत को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे तो कहा जाता है कि भारत एक बड़े भाई की तरह है, और वो वाला बड़ा भाई जो हमेशा छोटों की रक्षा करता है, सपोर्ट करता है। ऐसा वाला नहीं जो डरा करके धमका करके रखता, नहीं, सपोर्ट करने वाला है, प्यार प्रेम से सबको साथ लेकर के चलने वाला है। भारत को अगर एक्सप्लेन करा जाए तो कहा जाता है भारत एक अम्ब्रेला की तरह है, एक छाते की तरह है, जो उसके साथ है उसको सिर्फ और सिर्फ छांव देने का काम करता है, उसको धूप से, उसको बारिश से, मतलब हर प्रकार के संकट से बचाने का काम करता है। तो भारत की जो नीयत है वो भी बिल्कुल साफ है, और जो भारत की नीति है वो भी बिल्कुल साफ है कि हमें प्रेम से सबको साथ लेकर के चलना है, किसी पर आक्रमण कर करके, किसी पर अटैक कर करके, किसी को डरा धमका करके साथ नहीं लेकर के चलना है। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका फायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। भारत को कभी ऐसा महसूस होता है कि भाई ये हमारा कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं, और अगर हम कुछ एक्शन लेंगे तो हो सकता है वहां पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाए, और राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई तो उसका क्या है, जो भारी ताकतें हैं, जो यूरोप की ताकतें, वो फायदा उठाएगी, जिससे इस पूरे एरिया को ही नुकसान होगा। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, तो बाकी देशों को ऐसा लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों में ही हो। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों के भूटान आप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में आप्रवास के मसले पर भी मतभेद रहे हैं। अब नेपाल भूटान में क्या है कि जो नेपाल के लोग हैं वो भूटान जा रहे हैं, इस बात का मामला है, और बांग्लादेश से और म्यांमार में भी जो रोहिंग्या एक दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं उसको लेकर के भी मतभेद है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालय नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है, तो बांग्लादेश और नेपाल के बीच में थोड़ा बहुत जो झगड़ा है वो नदी जल को लेकर करके है। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। अब देखिए, जो बाकी दक्षिण एशिया के देश हैं उनके बीच में भी छोटे मोटे झगड़े हैं, परंतु अगर मुख्य अगर आप देखेंगे किसी के साथ अगर थोड़ा सा बड़े झगड़े हैं तो वो भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के साथ। उसका कारण एक भूगोल भी है, क्योंकि भारत की बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है, बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है, और बाकी जितने भी देश हैं सब इर्द गिर्द, भारत के इर्द गिर्द आसपास में है, तो इसलिए भी छोटे मोटे थोड़ा नोकझोंक झगड़े भारत के साथ रहते हैं, परंतु ऑलमोस्ट सभी के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं।
इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब एक टॉपिक और बाकी है शांति और सहयोग का, जिसमें हम देखेंगे कि सभी जो दक्षिण एशिया के देश किस प्रकार से एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, सार्क के संगठन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी तुलना आसियान के साथ भी करेंगे। परंतु जब तक के लिए आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और कराते रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ नई जानकारियाँ मिलती रहे। और मिलेंगे एक नए धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।